फुटबॉल में ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ प्लेयर्स जो अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको ऐसे आउट कर दिया जाता है कि ये जो हैं कुछ बड़ा अचीव करेंगे अपने करियर के दौरान, लेकिन वो उस पोटेंशियल को फुलफ़िल नहीं कर पाते। उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रहती हैं लेकिन पैचेस में कभी भी वो कंसिस्टेंटली उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते जिस पे हमने सोचा होता है कि हाँ यार ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की एक ऑल टाइम 11 बनाएंगे और देखेंगे कि कौन प्लेयर्स थे अपनी अपनी पोजीशन पे जिनको बहुत ज़्यादा उस समय हाइप दी जा रही थी, उन्होंने परफॉर्म भी किया लेकिन अपने करियर में वो मकाम हासिल नहीं कर पाए जो हमको लगा था कि वो कर सकते हैं। तो गोलकीपर होंगे जो हार्ट। अब जो हार्ट की करियर की शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी मैनचेस्टर सिटी के साथ। 2-3 सीज़न लोन पे बिताने के बाद 2010 से वो रेगुलर बन गए मैनचेस्टर सिटी में और इंग्लैंड के भी नंबर 1 गोलकीपर थे वो काफ़ी समय तक। इस बीच उन्होंने 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स भी जीते मैनचेस्टर सिटी के साथ, लेकिन जब लग रहा था कि अब जो हार्ट का पीक आने वाला है तब पेप गार्डियोला आते हैं मैनचेस्टर सिटी में और जो हार्ट फिट नहीं होते हैं उनके सिस्टम में, और सडनली एक ऐसा फेज़ आता है जो हार्ट का जिसमें वो बहुत ज़्यादा गलतियां करने लगते हैं। एज अ गोलकीपर उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। लोन पे रहते हैं, इधर उधर टोरिनो जाते हैं, बर्मिंघम सिटी जाते हैं, बर्नली, स्पर्स, बहुत सारी जगह अपना वो लक ट्राई करते हैं लेकिन उस लेवल पे वापस अब नहीं आ पाते हैं जिस पे हमको लगा था कि हाँ जो हार्ट माइट बी दी बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड और शायद वो मैनुअल नॉयर या डेविड de Gea के साथ कंपेरेबल हों, जो कि एक समय लग रहा था कि पोटेंशियल है उनमें। आज की तारीख में 35 साल के हो चुके हैं जो हार्ट, उनका प्राइम पार हो चुका है बिल्कुल, और सेल्टिक के लिए वो खेल रहे हैं, रेगुलर हैं, उनके नंबर 1 कीपर हैं। आपके पहले सेंटर बैक होंगे इस टीम के लेडली किंग। अब लेडली किंग टॉटनहम हॉटस्पर के ही अकेडमी ग्रेजुएट थे और पूरा करियर उन्होंने अपना स्पर्स के साथ ही बताया। इंग्लैंड के लिए भी उन्होंने 21 मैचेस खेले, सीनियर अपीयरेंसेस थी उनकी। और जब लेडली किंग के करियर की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उनकी। उनको जॉन टेरी और रियो फर्डिनेंड से कंपेयर किया जाता था और इंग्लैंड का मानते थे उनको फ्यूचर, बट उनको फिर एक नी इंजरी हो गई और उस प्रॉब्लम के कारण उनके करियर में एक हॉल्ट आ गया और करियर की उनकी प्रोग्रेस रुक गई। हैरी रेडनैप ने ये भी कहा था कि वो उतना हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन नहीं कर पाते हैं दूसरे स्क्वाड मेंबर्स जिस इंटेंसिटी पे ट्रेन करते हैं, लेकिन तब भी वो प्रीमियर लीग का गेम खेल लेते हैं वीक इन वीक। उन्होंने कहा था लेडली किंग के लिए कि बहुत ही ज़्यादा ये मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा है जो कि वेज फाइंड कर लेता है फिजिकली फिट होने के जस्ट इन टाइम फॉर प्रीमियर लीग गेम्स, और जब भी वो खेलते थे तो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते थे, लेकिन इंजरीज के कारण उनका करियर जो है रुक गया। दूसरे सेंटर बैक हैं फिल जोन्स। फिल जोन्स को हैंड पिक किया था सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने ब्लैकबर्न रोवर्स से 2011 में, और सिर्फ 19 साल के थे फिल जोन्स जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए। और फाबियो कपेलो ने तो ये तक कहा था जब वो इंग्लैंड के मैनेजर थे कि फ्रैंको बरेसी और फर्नांडो हिएरो की याद दिलाते हैं फिल जोन्स उनको। बट जैसे ही सर एलेक्स फर्ग्यूसन छोड़ के गए मैनचेस्टर यूनाइटेड को और उसके बाद हमने देखे रेगुलर मैनेजरियल चेंजेस, तो हमने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कई सारे कॉम्बिनेशंस में सेंटर बैक्स को ट्राई किया। क्रिस स्मॉलिंग, जॉनी एवंस, फिल जोन्स, सभी जो थे कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए ओवर अ सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन फिल जोन्स जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा टाउट किए जा रहे थे एज द नेक्स्ट बिग थिंग, और परफॉर्मेंसेस भी उनकी अच्छी थी लेकिन वो अपनी पोटेंशियल पे लिव अप नहीं कर पाए। और फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का भी वो शिकार बने। मीम कल्चर जो एक चालू हुआ उसकी वजह से उनको अनड्यू हेट मिली, अनड्यू क्रिटिसिज्म मिला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी मेंटालिटी अफेक्ट हुई। और इस सीज़न भी हमने देखा था रिसेंटली कि रैल्फ रैंगनिक ने जब उनको मौके दिए थे तो ही वॉज प्रिटी डिसेंट। तो ये एक बात है जो हमको याद रखनी चाहिए कि भाई ना केवल फिजिकली बट मेंटली भी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा असर होता है। जब फैंस ही अपना मुंह मोड़ लेते हैं किसी प्लेयर से और उसको एक मजाक बना देते हैं तो किस तरीके से एक उभरता हुआ सितारा जो है वो खो जाता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड फुटबॉल में। फिल जोन्स उसका एक एग्जाम्पल है। राइट बैक पे आएंगे माइका रिचर्ड्स। अब माइका रिचर्ड्स की भी ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी। उनको इंग्लैंड का भी कॉल अप मिला था जब वो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल रहे थे रॉबर्टो मैंचिनी के अंडर। प्रीमियर लीग एरा में जब पहला टाइटल जीता मैनचेस्टर सिटी ने तो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था माइका रिचर्ड्स का उसमें। एक समय पे माइका रिचर्ड्स इतनी अच्छी फुटबॉल खेल रहे थे कि पाब्लो ज़ाबालेटा को उन्होंने एज अ बैकअप बना दिया था, उनको जगह नहीं मिल पाती थी टीम में। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा और भी प्लेयर्स के साथ देखेंगे हम स्क्वाड में कि इंजरीज के कारण जो है अगेन माइका रिचर्ड्स नहीं अचीव कर पाए वो हाइट्स जो लोगों ने सोचा था कि वो करेंगे। मल्टीपल नी इंजरीज होती हैं उनको
2015 में वो मैनचेस्टर सिटी छोड़ देते हैं, फ्योरेंटीना जाते हैं एक सीज़न लोन पे, फिर वो एस्टन विला में भी खेलते हैं 2019 तक, लेकिन तब भी 4 साल में सिर्फ 26 अपीयरेंसेस ही हो पाती हैं उनकी, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं देता है नी इंजरीज़ की वजह से। जैसा हमने लेडली किंग के केस में देखा, सेम चीज़ माइका रिचर्ड्स जो हैं उस चीज़ से सफ़र करते हैं। और एक बहुत अच्छे राइट बैक जो इंग्लैंड को मिल सकते थे, जो प्रीमियर लीग को मिल सकते थे, जिसकी हमको पोटेंशियल भी दिखी थी, इनिशियल फेजेस में उनके करियर की परफॉर्मेंसेस भी दिखी थी, बट वो हमको लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलता है। और अनफॉर्चुनेटली 2019 में इन्हीं कारणों की वजह से माइका रिचर्ड्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं। लेफ्ट बैक पे आएंगे रॉयस्टन ट्रेंथा। एक समय पे रॉयस्टन ट्रेंथा की इतनी ज़्यादा हाइप थी कि रियल मैड्रिड ने उनको साइन किया था फाइनूड से 2007 में, और ये सोचा था कि एक मार्सेलो के साथ एक और यंग लेफ्ट बैक हम साइन कर रहे हैं जो कि एज अ लेफ्ट विंगर भी ऑपरेट कर सकता है, तो एक बहुत वर्सेटाइल ऑप्शन होगा। तो उनको कई जगह लोन पे भेजा गया, पहले उनको अर्क्यूलीज लोन पे भेजा गया, फिर एवर्टन उनको लोन पे भेजा गया, लेकिन कभी भी वो इम्प्रेस नहीं कर पाए किसी को भी। दिखती थी बीच में परफॉर्मेंसेस उनकी, लेकिन एक टॉप क्लब के लिए खेलने के लिए जो आपको चाहिए होता है वो उनमें नहीं था, और कंसिस्टेंसी एक इशू थी, फिर इंजरीज भी इशू थी, फिर उनका एटीट्यूड भी जो था फील्ड पे और ऑफ द फील्ड, क्योंकि रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया था तो थोड़ा सा एक स्टारी एटीट्यूड भी आ गया था। टेम्परामेंट की काफ़ी रिपोर्ट्स आई थी कि मैनेजर्स जो हैं उनसे खुश नहीं थे, उनके ट्रेनिंग मेथड्स को लेके एक वर्क एथिक की कमी लगती थी उनमें। तो इन सब कारणों की वजह से रॉयस्टन ट्रेंथा का कभी करियर किक स्टार्ट हो ही नहीं पाया, और सिर्फ नेदरलैंड्स की सीनियर टीम के लिए भी एक अपीयरेंस के साथ हम कहेंगे कि वो एक ऐसे प्लेयर है जो अपनी पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर पाए। राइट विंग पे आएंगे रिकार्डो क्वारेस्मा। अब रिकार्डो क्वारेस्मा को आप कह सकते हैं एक मॉडर्न फुटबॉल के कल्ट हीरो हैं, और पिछले 20-22 साल से वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं सीनियर लेवल। 2001 में शुरुआत हुई थी उनकी प्रोफेशनल करियर की स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ। बार्सिलोना भी गए वो, पोर्तो भी गए, इंटर मिलान, चेल्सी, बहुत सारे टॉप क्लब्स के लिए वो खेले हैं यूरोप में, लेकिन कभी भी वो अपनी पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाए। स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, ट्रिक्स एंड फ्लैशेस के लिए जाने जाते हैं फील्ड पे। रबोना जो ट्रिक है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने गेम में, और देखने में बहुत अच्छे लगते थे रिकार्डो क्वारेस्मा, लेकिन कभी भी उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, वो अपनी अथॉरिटी स्टैम्प नहीं कर पाए वर्ल्ड फुटबॉल में, जो मे बी नानी ने किया। नानी जिस तरीके से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, एक पोर्चुगीज़ प्लेयर जो स्किल्स और ट्रिक्स भी करते थे लेकिन उतना ही अच्छा परफॉर्म करते थे। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जैसे हमने इमरजेंस देखा, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स पोर्चुगल को मिले इस दौरान जो कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पे परफॉर्म करते रहे, लेकिन रिकार्डो क्वारेस्मा ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया उस एस्पेक्ट में, और उनका करियर वो ऊंचाइयां नहीं छू पाया और वो पोटेंशियल को वो लिव अप नहीं कर पाए, और कभी भी उनको एज द बेस्ट टैलेंट्स इन द वर्ल्ड कभी उनको कंसिडर किया ही नहीं गया, और हमेशा एक वो ऐसे प्लेयर रह गए जो प्लीजिंग टू आए हैं लेकिन कभी भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे फील्ड पे। तो रिकार्डो क्वारेस्मा आते हैं राइट विंग पे। लेफ्ट विंग पे आते हैं हातिम बेन अरफा। हातिम बेन अरफा इस क्लास ऑफ 87 के मेंबर हैं जिन्होंने 2004 में अंडर 17 यूरोस जीता था फ्रांस के लिए, और करीम बेंजीमा भी जैसे लियों की नज़र में आए थे, समीर नाजरी भी नज़रों में आए थे, उसी तरीके से हातिम बेन अरफा को भी बहुत अर्ली एज में स्काउट कर लिया गया था। वो सबसे ज़्यादा मशहूर है अपने न्यूकासल वाले टाइम के लिए, जब उन्होंने अपनी फुटबॉल 2010 से 2015 तक खेली, जिसमें उनको दिखा था कि प्रीमियर लीग में अच्छे डिफेंसेस के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण उनको फ्रेंच नेशनल टीम में भी कॉल अप मिला था। बट एक प्रॉब्लम जो कंसिस्टेंटली रही थी हातिम बेन अरफा में, वो बहुत सारे मल्टीपल मैनेजर्स ने ये बोला था कि एक स्टारी एटीट्यूड है, टेम्परामेंटल इशू है, और ट्रेनिंग नहीं करते हैं प्रॉपरली, और अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लेवल पे नहीं पहुंच पाए जिस पे हमको लगा था कि वो पहुंच सकते हैं। टैलेंटेड बहुत थे, अगर आप उनके कुछ गोल्स देखेंगे जो उन्होंने न्यूकासल के लिए या फिर पीएसजी के लिए भी स्कोर करे, 2016 से लेके 2018 तक वो पीएसजी के लिए भी खेले, लेकिन कभी भी वो नहीं बना पाए अपनी पहचान जो बाकी प्लेयर्स ने उनकी जनरेशन में कर दिया। इवन समीर नाजरी ने भी एक मकाम हासिल किया था आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के साथ, उनकी भी एक अलग कहानी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हातिम बेन अरफा उस टॉप लेवल पे कभी पहुंच नहीं पाए। तो वो होंगे आपके लेफ्ट विंगर। एक सेंटर मिडफील्डर आएंगे इसमें जैक विल्शर। जैक विल्शर ने आर्सेनल के साथ अपने करियर की शुरुआत करी और बीच में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे वो कि इंग्लैंड के लिए एक मेन मिडफील्डर बन गए थे वो बीच में, और आर्सन वेंगर ने कुछ ओकेजन्स पे उनको कैप्टनसी भी दी थी आर्सेनल की। आज तक आर्सेनल की हिस्ट्री में वो प्रीमियर लीग में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले प्लेयर हैं, एट 16 ईयर्स एंड 256 डेज।
बेहतरीन टैलेंटेड फुटबॉलर और बहुत अच्छे लगते थे वो। आर्सन वेंगर को भी उनके सिस्टम में फिट होते थे। लेकिन आप देखें 10 सीज़न जो उन्होंने आर्सेनल के साथ बिताए उसमें सिर्फ 125 अपीयरेंसेस थी जैक विल्शर की। शायद इंग्लैंड में जो यूजुअली हमको उस टेक्निकल एबिलिटी के मिडफील्डर्स नहीं मिलते हैं, फाइनली एक ऐसा मिडफील्डर आया, बट इंजरीज़ की वजह से वो फुटबॉलर भी हमको नहीं मिल पाया। एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा था जैक विल्शर ने कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी आर्सेनल छोड़ना। जब उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया था और वो छोड़ के मैंने वेस्ट हैम जाना सही समझा, जहाँ से फिर उनका करियर जो है वो बिल्कुल नीचे ही जाता रहा। आज की तारीख में फ्री एजेंट है जैक विल्शर, उनके पास कोई क्लब नहीं है। बर्नमथ के लिए रिसेंटली खेले थे, फिर एक आरस करके क्लब है उसके लिए खेले थे जैक विल्शर। काफ़ी अनफॉर्चुनेट कहानी रही है जैक विल्शर की, लेकिन डेफिनेटली एक ऐसे फुटबॉलर जिनमें इमेंस पोटेंशियल थी और करियर जो है उनका इंजरीज़ की वजह से कहीं ना कहीं रुक गया। दूसरे जो मिडफील्डर होंगे आपके वो होंगे मारियो गोट्से। मारियो गोट्से जैसा हम सबको पता है 2014 वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल स्कोर किया था जर्मनी के लिए, जिसकी वजह से जर्मनी जो है वर्ल्ड कप जीती थी। डॉर्टमंड की वो तिकड़ी यर्गन क्लॉप के अंडर मारियो गोट्सा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, मार्को रोयस। और मारियो गोट्सा को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन और इतनी ज़्यादा हाइप मिली थी उस समय कि वो ना केवल डॉर्टमंड के बट जर्मनी के भी मेन प्लेयर बन गए थे उस समय। वो 2013 में जब उन्होंने बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करने का फैसला किया तो वो एक डिसीजन था जो शायद मारियो गोट्से के करियर को एक गलत डायरेक्शन में ले गया। और जब पेप गार्डियोला आए तो उन्होंने बिल्कुल ही नज़रें हटा ली मारियो गोट्से से, उनके सिस्टम में फिट नहीं हुए और एक कॉन्फिडेंस को ऐसा हिट लगा वहाँ पे कि वो कभी अपने लेवल पे पहुँच ही नहीं पाए। वापस भी वो डॉर्टमंड आए 2016 में, 2020 तक वो खेले। फ्लैशेस दिखे हमको उनके ब्रिलियंस के बीच बीच में जो दिखते थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि कोई क्लब इंटरेस्टेड ही नहीं था उनमें। आज की तारीख में PSV आइंडहोवन के लिए खेलते हैं मारियो गोट्सा। रिसेंटली उन्होंने जो नेदरलैंड्स में कप होता है KNVB कप, वो भी जीता आइंडहोवन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक लगता है मारियो गोट्से सबसे ज़्यादा न्यूट्रल फेवरेट फुटबॉलर्स में से एक थे। मतलब होते हैं ना कुछ फुटबॉलर जो सब लोगों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लब दैट यू सपोर्ट। तो मारियो गोट्से उस लेवल के फुटबॉलर थे जो आप हेट ही नहीं कर सकते जिनसे, और जो उनको आप खेलते हुए देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो काफ़ी दुख की बात है कि मारियो गोट्से जैसा फुटबॉलर जिसने इस ब्रैकेट में एक अपनी अलग पहचान बनाई थी यर्गन क्लॉप की टीम में, यर्गन क्लॉप की डॉर्टमंड में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, बट कुछ रीजंस की वजह से उनका करियर भी जो है वो रुक गया और वो अपनी पोटेंशियल को मीट नहीं कर पाए आफ्टर अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट। पहले स्ट्राइकर इस टीम में होंगे आपके अलेक्जेंडर पैटो। अब अलेक्जेंडर पैटो भी वो ब्राज़ीलियन वंडर किड्स में थे जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी लेट 2000s में, तो उसकी वजह से AC मिलान ने उनको साइन किया था 2007 में। AC मिलान 2013 में छोड़ने के बाद वो कोरिंथियंस जाते हैं वापस ब्राज़ील, फिर साओ पोलो जाते हैं, चेल्सी आते हैं बीच में थोड़े से समय के लिए, फिर विलारियल जाते हैं, वहाँ से फिर वो चाइना चले जाते हैं, फिर वापस साओ पोलो आते हैं। आज की तारीख में ऑरलैंडो सिटी के लिए खेल रहे हैं अलेक्जेंडर पैटो MLS में। और वॉट कुड हैव बीन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पैटो की, कितनी हाइप थी एक प्लेयर की और उसमें हमको साइंस भी दिखते थे क्योंकि AC मिलान के लिए आप खेल रहे थे तो एक यूरोपियन जायंट के लिए आप खेल रहे हैं जहाँ पे आप इनिशियल सीजन्स में सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं, गोल्स भी आप स्कोर कर रहे हैं, बड़े बड़े मैचेस में आप जो हैं स्कोर कर रहे हैं गोल्स। आपको याद हो तो एक वो चैंपियंस लीग में बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल अलेक्जेंडर पैटो का कि पहले ही मिनट में कुछ 12-13 सेकंड में उन्होंने गोल स्कोर कर दिया था। तो इस तरीके के इंडिकेशंस मिलते थे पैटो से कि हाँ यार ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, बट वही वर्क एथिक बोल लीजिए आप, या अपने गेम को सीरियसली ना लेना, या फिर हाइप इतनी ज़्यादा हो जाती है किसी प्लेयर की कि हमको रियलाइज़ होता है कि अच्छा यार ये तो इतना अच्छा था ही नहीं जितना हमने इसको रिगार्ड कर दिया। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा साइंस दिखते थे, पोटेंशियल दिखती थी, बट अलेक्जेंडर पैटो नहीं परफॉर्म कर पाया उस लेवल पे। और आपके आखिरी प्लेयर होते हैं स्क्वाड में मारियो बालोटेली। अब मारियो बालोटेली के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आधे पौन 1 घंटे का, वो भी कम पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा टैलेंट, इतनी ज़्यादा एबिलिटी, और वही ऑफ द फील्ड एंटिक्स, टेम्परामेंट, मैनेजर से लड़ना, ट्रेनिंग में वर्क एथिक ना दिखाना, और वैसे खुद के उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कई ज़्यादा थे मारियो बालोटेली के, जिसकी वजह से अगेन वो नहीं परफॉर्म कर पाए उस लेवल पे जिस पे हमको लगा था कि भाई कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड बन सकते हैं। आपको याद हो तो 2012 यूरो में इटली के लिए उनका वो परफॉर्मेंस, फिर मैनचेस्टर सिटी में जो स्पेल था उनका, लेकिन उनकी मैंचिनी के साथ एंटिक्स, नखरेबाजी, लड़ाइयाँ, और कभी भी वो मेन मैन नहीं बन पाए।
मैनचेस्टर सिटी की स्टार्टिंग लाइनअप पे। एक टाइम पे ये भी बोला जाता था कि जैको, अग्वेरो और बालोटेली में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो स्ट्राइकर है वो बालोटेली है। लेकिन अगेन मैनेजर्स की ना सुनना, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स, ऑफ फील्ड हरकतें, तो इन सब कारणों की वजह से मारियो बालोटेली जो एक डिसअपॉइंटमेंट ही बन के रहे। और अगेन मतलब बहुत लोगों को एज न्यूट्रल मुझे काफ़ी दुख होता है कि देख के भी कि मारियो बालोटेली जैसा स्ट्राइकर जिसने अपने आप को सीरियसली नहीं लिया। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको खुद को ही नहीं पता होता कि वो कितने टैलेंटेड हैं, और थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें, अपना माइंडसेट चेंज कर लें और टेम्परामेंट थोड़ा सा सही कर लें तो किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं उनको खुद को अंदाज़ा नहीं होता। और मारियो बालोटेली इस चीज़ का एक प्राइम एग्जाम्पल है। आज की तारीख में वो टर्किश लीग में अदाना देमिरस्पोर के लिए खेल रहे हैं, और वही है, डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखा जाएगा उनका करियर। लेकिन जब बालोटेली मैनचेस्टर सिटी में थे तो ज़रूर एक खौफ था उनका कि भाई यार ये एक स्ट्राइकर है जो शायद वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम बनेगा। अगर हम कुछ और प्लेयर्स की बात करें, ऑनरेबल मेंशंस या डिसऑनरेबल मेंशंस इस केस में हम कह सकते हैं, तो क्लास-यान हुंटलार एक नाम आते हैं दिमाग में, रोबिनियो, देजान लोवरिन, आंड्रे शर्ला, हल्क, डेनिल्सन। 1998 में रियल बेटिस ने 21.5 मिलियन पाउंड पे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ट्रांसफर फी का, और डेनिल्सन को वो लेके आए थे साओ पोलो से। लेकिन अगेन उन्होंने भी डिसअपॉइंट ही किया, और बहुत सारे फेल्ड और शॉर्ट स्टिंट्स के बाद 2010 में वो फाइनली रिटायर हो गए। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करते थे रिसेंट टाइम्स में जो खेले हैं फुटबॉल। आप मुझे बताएं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि इस ब्रैकेट में फिट होते हैं, या आपको लगा था कि भाई इस प्लेयर में बहुत पोटेंशियल थी लेकिन ये उस ऊंचाई को नहीं छू पाया जो हमको लगा था कि हाँ भाई ये कर सकता है, या वो अचीव नहीं कर पाया अपने करियर में जो आपको लगा था कि वो अचीव कर सकता है। अ ह्यूज थैंक यू एंड शाउट आउट टू सादिक भाई जिन्होंने हेल्प की इस वीडियो में और मेरे को काफ़ी गाइड किया, तो थैंक यू सादिक भाई। और तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड पीस।